जब कराची की सड़कें हिंदुओं और सिखों के खून से रंग गईं। मंगेराम करमचंदानी सुबह के वक्त अपने घर की बालकोनी में खड़े थे जब उन्होंने देखा कि गुरुद्वारे पर लोग हमला कर रहे हैं और सिख सरदार तलवारों से अपना बचाव में मसरूफ है। अचानक गुरुद्वारे में आग भड़क उठी। कुछ सरदार खुद को बचाने के लिए आदेर अलिफादेर भाग रहे थे, जबकि कुछ हलाक होकर जमीन पर गिरे हुए थे। इस वाकये के बाद मुश्तइल हुजूम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गया और जलाओ घेराव शुरू कर दिया, जिससे ज्यादा मुतासिर शहर में बसने वाले हिंदू हुए। मंगेराम की उम्र उस वक्त 15 बरस थी और वो कराची में रतन तला के इलाके में वाक़े अकाल भुनगा गुरुद्वारे के करीब रहते थे। 6 जनवरी 1948 को होने वाले इन हमलों और फसादात के बाद वो दीगर हजारों खानदानों की तरह इंडिया नकल मकानी कर गए। मंगेराम ने नंदिता भावानी को इंटरव्यू में ये कहानी सुनाई थी। नंदिता ने तकीसिम हिंद और सिंधी हिंदुओं की मुश्किलात पर द मेकिंग ऑफ एक्साइल सिंधी हिंदूज एंड के नाम से किताब लिखी है। क़याम पाकिस्तान के बाद दारुल हुकूमत कराची में 6 से 7 जनवरी 1948 के दरमियान होने वाले फसादात में दर्जनों लोग हलाक हुए थे। कराची से शाये होने वाले अखबारात में ये आदाद व शुमार शाह सुर्खियों में नजर नहीं आए। मुस्लिम लीग से मुंसलिक सिंधी रोजनामा अल वहीद ने एसोसिएट प्रेस के हवाले से शाये किया कि 2 रोज में 127 अफराद हलाक और 300 से जायद जख्मी हुए, जबकि लाहौर से शाये होने वाले रोजनामा इनकलाब ने 10 जनवरी के शुमारे में इन हलाकतों की तादाद 105 बताई और कहा इतने ही लोग जख्मी हुए। शुमाली सिंध से सिखों की आमद। नंदिता भावानी अपनी किताब में लिखती हैं कि 6 जनवरी को सिख शुमाली सिंध से बजरिया ट्रेन कराची पहुंचे ताकि यहां से इंडिया रवाना हो सकें। अंदाजा यही था कि उन्हें रेलवे स्टेशन से पुलिस वैन में अकाल भुनगा गुरुद्वारे रतन तला मुंतकिल किया जाएगा। कांग्रेस के रुकन सूबाई असेंबली सवामी कृष्णा नंद ने जब पुलिस वैन नहीं देखी तो उन्होंने तांगे किराए पर हासिल किए और मीकिलो रोड से रतन तला गुरुद्वारे के लिए रवाना हुए। हैन के रास्ते में कुछ सिखों को तांगों से घसीट कर उतारा गया और मारो मारो के नारे लगाए गए, ताहम वो गुरुद्वारे पहुंचने में कामयाब हो गए। फिर 2 घंटों के दौरान मुश्तइल लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हो गई और अंदर दाखिल होकर आग लगा दी और सिखों का कत्ल आम शुरू किया गया। मौजूदा वक्त प्रेडी थाने के सामने वाक़े इस गुरुद्वारे की जमीन पर अब नबी बाग कॉलेज में बदल चुकी है और उसके अकब में चंद दीवारें और कुछ जली हुई चौखट है। तारीख के इस अलमिये के सबूत के तौर पर आज भी मौजूद है। इस सड़क का नाम आज भी टेम्पल रोड है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो आबादियां हंगामा आराई की लपेट में आ गईं। के गुरुद्वारे से शुरू होने वाली हंगामा आराई पूरे शहर में फैल गई। सिंधी जबान के शायर और शॉर्ट स्टोरी राइटर ठाकुर चावला अपनी सिंध यात्रा की किताब तुम सिंध में रहे जाओ में इस रोज को याद करते हुए लिखते हैं कि हंगामा आराई जल्द ही पूरे शहर में फैल गई, बिलखुसूस उन इलाकों में जहां हिंदू आबादी थी। गाड़ी खाता, फरियर रोड, बर्नस रोड, जमीशत क्वार्टर्स, आमिल कॉलोनी का घेराव किया गया और लूटमार के वाकयात पेश आए। हिंदुओं के अक्सरियती इलाके आर्या समाज रामबाग, रतन तला में वाक़े कांग्रेस का दफ्तर स्वराज भवन, लॉरेंस रोड पर वाक़े राम कृष्णा मैंशन पर हमला किया गया। ठाकुर चावला गाड़ी खाता मौजूदा पाकिस्तान चौक के करीब वाक़े ठाकुर निवास नामी 5 मंजिला इमारत में रहते थे। वो लिखते हैं कि पहली मंजिल पर दफ्तर और तीसरी पर रहाइशगाह थी, जबकि दीगर अपार्टमेंट्स किराए पर दिए हुए थे। जनवरी 1948 की सुबह 10 बजे गली में शोर शुरू मच गया और अल्लाह अकबर के नारे सुनाई देने लगे। बालकनी में गया तो देखा कि डॉक्टर प्रेमचंद के घर के नीचे गली के कोने पर ट्रक खड़े थे जिनमें हिंदुओं का सामान लादा जा रहा था। ये 40-50 लोग थे जिनके हाथों में तलवारें, चाकू और लाठियां वगैरह थीं। कुछ लम्हों में ये हुजूम हमारी बिल्डिंग में दाखिल हो गया। मैंने आवाज लगाकर चौकीदार को आहनी दरवाजा बंद करके ताला लगाने का कहा। हमारे रिश्तेदार अपना सामान, जिनमें बच्चियों का जहेज वगैरह भी शामिल था, हमारे पास रखकर गए थे कि बहरी जहाज में सवार होने से 1 रोज कब्ल आ जाएंगे। हमने पहले फ्लोर पर अपने 2 फ्लैट यानी 6 कमरे उनके सामान के लिए मुख्तस कर दिए थे। हर एक के पॉकेट या बक्स पर उनका नाम तहरीर था। बदकिस्मती से इस रोज हमारा सामान भी इसमें मौजूद था। कहते हैं कि लोगों का हुजूम लोहे के गेट को तोड़ने लगा।
हमने ऊपर से जो चीज भी दस्तयाब थी उन पर फेंक कर उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बालाखर वो अंदर दाखिल हो गए और सामान लूट कर ट्रक भरना शुरू कर दिए। मैंने पुलिस को टेलीफोन करने की मुसलसल कोशिश की, लेकिन उन्होंने नंबर मसरूफ कर दिया था। बलवाई नारे लगाते हुए कमरे तक आए और दरवाजा तोड़कर चाकू से वार किए। मुझे चेहरे, नाक और पीठ पर जख्म आए। ख्वातीन और बच्चों को हमने ऊपर के कमरे में छुपा दिया और बाहर से ताला लगा दिया था। अंग्रेजी रोजनामा सिंध ऑब्जर्वर ने हलाक होने वालों की जो फहरिस्त जारी की थी, इसमें मेरा नाम भी शामिल था, क्योंकि मैं शदीद जख्मी हो चुका था। कैंपों, फलाही तंजीमों और अस्पतालों पर भी हमले। कराची से इन दिनों बम्बे के लिए बहरी जहाज की टिकट मिलते थे और रवानगी के लिए मुसाफिरों को 10 रोज इंतजार करना पड़ता था। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चितुमल ने नंदिता भावनी को अपने इंटरव्यू में बताया है कि सोबराज अस्पताल के करीब आर्या समाज स्कूल था। उर्दू बाजार में वाक़े इस स्कूल को बाद में वफाकी वजीर दाखिला फजल अर रहमान के नाम से मंसूब किया गया, जहां 100 से जायद खानदानों ने पनाह ले रखी थी। ये खानदान शुमाली सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आए थे। हुजूम दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। जो मुजाहमत कर रहा था उसको हलाक और जख्मी कर दिया गया। माल व असबाब के अलावा खवातीन के ज़ुअत भी छीने गए। इन लोगों ने तांगों, ट्रकों, कारों में सामान डाला। जिनके पास कोई सवारी नहीं थी वो सरों पर उठा कर गए, जबकि खवातीन, बच्चे और मर्द चीख चला रहे थे और जख्मी करा रहे थे। बलवाइयों ने जाने से कबल उन्होंने मिट्टी का तेल और टायर जलाकर स्कूल में आग लगा दी। सिविल एंड मिलिट्री गजट कराची के मुदीर MSM शर्मा अपनी याददाश्तों पीपल्स उन टू पाकिस्तान में लिखते हैं कि वो अपने घर मद्रास गए हुए थे। 6 जनवरी को कराची लुटे थे। एयरपोर्ट पर उन्हें लेने कार नहीं आ सकी थी। उन्होंने मिस्टर खोड़ू को फोन किया, उन्होंने सकाट भेजा। ने राम कृष्णा मिशन को भी नहीं बख्शा जो फलाही इदारा था। उन्होंने बंगाल में कहत के दिनों में मजहबी इम्तियाज के बगैर बड़ा काम किया था। गया जहां रामा कृष्णा की मूर्ति टूटी हुई थी, किताबें बिखरी हुई थीं। दूसरा सदमा डॉक्टर हिमंदान वेदिवानी का हमले में जख्म होना था। वो इंसानियत पर एतमाद रखते थे और उनके नर्सिंग होम्स में गरीब मुस्तहकीन का मुफ्त इलाज किया जाता था। वज़ीर आला खोड़ू ने खुद बलवाइयों पर फायरिंग की। डॉक्टर हमीदा खोड़ू अपने वालिद अयूब खोड़ू की याददाश्तों पर मबनी किताब मोहम्मद अयूब खोड़ू जरूरतमंदाना सियासी जिंदगी में लिखती हैं कि 6 जनवरी को जब हंगामा आराई की खबर आई तो वजीर आला अयूब खोड़ू अपने दफ्तर में थे। 11 बजे अमन बोर्ड के सेक्रेटरी ठल रामानी दौड़ते हुए आए कि खंजरों से मुसल्ला अफराद ने सिखों पर हमला कर दिया है। खोड़ू बयान करते हैं कि उन्होंने DIG पुलिस काजिम रजा से राब्ते की कोशिश की, लेकिन वो दस्तयाब न थे। इसलिए ISP शरीफ खान को हिदायत की कि वो गुरुद्वारे का घेराव करके इंसानी जानें बचाएं। 1 घंटे के बाद रामानी दोबारा आए और कहा कि लोगों को अब भी मारा जा रहा है, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। अयूब खोड़ू के मुताबिक 12:30 बजे वो दफ्तर से निकलकर हंगामा आराई वाले इलाकों की तरफ गए और अपनी आंखों से देखा कि चाकू और लाठियों से मुसल्लाह लोग मंदिरों पर हमले कर रहे थे। इनमें से कई गुरुद्वारे में दाखिल हो चुके थे। SP और पुलिस एहलकार बाहर मौजूद नजर आए, जिन्होंने बताया कि उनके पास डंडों से लैस 10 सिपाही हैं जो इन बलवाइयों को रोकने के लिए नाकाफी है। याददाश्तों के मुताबिक अयूब खोड़ू इस इलाके में एक गार्ड, एक ड्राइवर और एक बंदूक के साथ गए थे। उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि निशाना लगाओ। उन्होंने खुद भी फायरिंग की, जिसके बाद बलवाई मुंतशिर हो गए। लेकिन इस वक्त तक शहर में हंगामा आराई फैल चुकी थी। उन्होंने शहर के कई इलाकों का दौरा किया और अपने जाती पिस्तौल इस्तेमाल किया। क़याम पाकिस्तान के बाद पहला कर्फ्यू। कराची में जनवरी 1948 के फसादात पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में पहले कर्फ्यू की वजह बने थे। ये कर्फ्यू 4 रोज जारी रहा था। अयूब खोड़ू की याददाश्तों के मुताबिक उन्होंने 1:30 बजे GOC अकबर खान से राब्ता किया, जिसने बताया कि 3 बजे फौजी दस्ते पहुंच रहे हैं। फौज के ब्रिगेडियर के M शेख की कमान में शहर में आई। उन्होंने उनसे मीटिंग की और कहा कि अगर जरूरत पेश आए तो देखते ही गोली मार दी जाए। मुस्लिम लीग के करीबी सिंधी रोजनामा अल वहीद में 6 जनवरी की इशात में खबर शाये हुई कि पुलिस और मिलिट्री ने सूरत हाल को संभाला और 9 फसादियों को गोली से उड़ाया गया। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुसलमानों को सिखों पर गुस्सा था।
पाकिस्तान और सिंध के वजीर आला अयूब खोड़ू ने सिखों पर हमले को मुसलमानों को रद्द अमल करार दिया और उनके ये बयानात अखबारात में भी शाये हुए। वफाकी वजीर दाखिला फजल रहमान ने अपने बयान में कहा कि इंडिया के शहर अजमेर में 7 दिसंबर 1947 को जो खतरनाक फसादात हुए, इनमें तकरीबन 20 मुसलमान हलाक और 1000 से जायद जख्मी हुए। जब इंडियन सरकार ने वहां मुसलमानों को तखफ्त फराहम नहीं किया तो वो मुसलमान जो वहां सदियों से रहते आए थे वो अपना सब कुछ छोड़कर सिंध आ गए, जिनकी तादाद हजारों में थी और उनको सिखों पर बहुत गुस्सा था। उनके बयान के मुताबिक बदकिस्मती से दिल्ली में ताज़ा फसादात हुए थे। वहां कुछ सिखों ने मुसलमानों को जबरदस्ती घरों से निकालने की कोशिश की थी। जब उन्होंने एहतजाज किया तो उन पर मजालिम किए गए। इसी तरह दिल्ली से मुसलमान कराची आए थे, उन्हें सिखों पर गुस्सा था। वज़ीर आला अयूब खोड़ू का भी इसी नौयत का बयान था कि हिंदुस्तान में सिखों ने जो जुल्म किए हैं, इस पर मुस्लिम पनागुज़ीन खुद पर ज़ब्त नहीं रख सके। बकौल उनके कांग्रेस के दबाव पर सिखों को हिंदुस्तान पहुंचने का फैसला किया गया था। ये भी फैसला किया गया था कि उन्हें रात की तारीकी में शहर लाया जाएगा और वहां से इन्हें रवाना किया जाएगा। ये पहला जत्थे नहीं था, इससे कबल भी जो जत्थे आए थे उन्हें रवाना किया जा चुका है। पुलिस को उनकी आमद की खबर न थी। दूसरी जानिब अयूब खोड़ू की वफात के बाद उनकी याददाश्तों पर मबनी किताब में वो कहते हैं कि जिस रोज हंगामा आराई हुई थी, बाद में मालूम हुआ कि DIG पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन के हमरा था और ये भी इंकिशाफ हुआ कि पुलिस एहलकार सिखों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रेलवे स्टेशन गए ही नहीं थे। शहर में जो कुछ हो रहा था पुलिस इससे लाताल्लुक या फिर खौफजदा थी। ऐसा महसूस होता था जैसे पुलिस ने कोशिश ही नहीं की। आला सिंध अयूब खोड़ू ने ऐलान किया कि लुटेरों और हिंदुओं के घरों पर जबरदस्ती कब्जा करने वाले मुसलमानों को सख्त सजा देने का फैसला किया गया है। अल-वहीद में शाये होने वाले उनके बयान के मुताबिक हुकूमत हिंदुओं को उनके घर और दुकानें वापस दिलाएंगे। जिन बदमाशों ने फसादात में नुमायां हिस्सा लेकर सूबा सिंध और पाकिस्तान को बदनाम किया है, उन्हें सिंध से निकाला जाएगा और जेलों में बंद किया जाएगा। कराची के मजिस्ट्रेट की जानिब से बताया गया था 1000 से जायद मुश्तबा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और 1500 को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। सिविल एंड मिलिट्री गजट कराची के मुदीर MSM शर्मा अपनी याददाश्तों पीपल्स उनटू पाकिस्तान में लिखते हैं कि कुछ दिनों के बाद 12 रबीउल अव्वल था, पाकिस्तान के वज़रा ने खोड़ू पर दबाव डाला कि वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन को रहा किया जाए जिन पर हंगामा आराई, लूट मार और ख्वातीन के रैप के इल्जामात थे। खोड़ू ने उन्हें रहा कर दिया। हालांकि लूटा गया सामान सेक्रेटरीट मुलाजमीन के घरों से भी बरामद किया गया था। खोड़ू लिखती हैं कि हंगामा आराई खत्म होने के बाद 9 और 10 जनवरी को अयूब खोड़ू किसी काम से वजीर आजम लियाकत अली खान के पास गए तो उन्होंने उन्हें ताना दिया कि तुम किस किस्म के मुसलमान हो, जब इंडिया में मुसलमानों का कत्ल आम हो रहा है तो तुम यहाँ हिंदुओं को तोहफित फराहम कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? खोड़ू ने उन्हें जवाब दिया कि शहरियों को बगैर किसी इम्तियाज तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनकी जिम्मेदारी है। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा।